बच्चों को जब छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी में या फिर केजी वगैरह में पोएम सिखाई जाती है तो एक्शंस के साथ सिखाई जाती है। ठीक है, बच्चा जो है ऑब्जेक्ट से रिलेट करके उन चीज़ों को सीखता है। टीचर जो है डांस करके हैंड के मूवमेंट्स से कॉन्क्रीट रूप से बच्चे को वो पोएम लर्न करवाती है। और हायर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली पोएम्स होती हैं वो हायर लेवल पर होती है, जब बच्चे का जो बौद्धिक विकास है इतना हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्टली वो चीज़ों को दिमाग में ले सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो देखिए, आज के वीडियो में हम आपका टॉपिक कवर करेंगे मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के सूत्र। तो देखिए, मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग है क्या? मैग्जिम्स आप समझ लीजिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे डिक्टम हैं जो एक टीचर को फॉलो करनी चाहिए अपनी टीचिंग के दौरान। ठीक है, तो अब इन सूत्रों को देखते हैं। पहला है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पहले से बच्चे को जिन चीज़ों का पूर्व ज्ञान है उसी को आधार बनाकर हमें नया ज्ञान देना है। इसकी बात हम कई बार टीचिंग में कर चुके हैं। यही चीज़ है कि आप पहले बच्चा जो जानता है उसको आधार बनाइए, उससे जोड़कर बच्चे को नई चीज़ सिखाइए। आप बच्चों को जब ABCD सिखाते हैं तो वहाँ भी आप क्या करते हैं, A फॉर एप्पल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने एप्पल देखा हुआ है, बच्चा जानता है एप्पल क्या होता है। फोटो भी जब बनी होती है ना तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि वो उससे रिलेट करके जो है सीख सके। B फॉर बैट, ठीक है, बल्ला या बैट बच्चे ने देखा है। C फॉर कैट, कैट बच्चे ने देख रखी है। तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, हम जो ऑलरेडी बच्चा चीज़ों को जानता है उससे जोड़कर हम उसको नई चीज़ सिखा रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट्स आप किस चीज़ से रिलेट करके सिखा रहे हैं, जो चीज़ें बच्चे ने अपने दैनिक जीवन में देखी हुई है, जिसका ज्ञान उसको पहले से है। तो यही मैग्जिम है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन। सेकेंड है आपका फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, निश्चित से अनिश्चित की ओर। यानी पहले जो चीज़ें डेफिनेट है पहले आप वो बच्चे को सिखा दीजिए, उससे फिर बच्चा इनडेफिनेट को भी सीखना शुरू कर देगा। कैसे हम कर सकते हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपने अगर मान लो बच्चे को टेबल सिखा दी, ठीक है, टेबल्स बच्चे ने लर्न कर लिए। अब इन टेबल्स की हेल्प से जो निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित हो गए, टेबल्स बच्चे ने लर्न कर लिए, ये डेफिनेट नॉलेज हो गई। अब अनिश्चित चीज़ें, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन उसके सामने क्यों ना आ जाए, ठीक है, इसको बच्चा कर लेगा। किसकी हेल्प से कर लेगा? डेफिनेट चीज़ जो उसने ऑलरेडी टेबल्स रन कर रखे हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन पता है, ठीक है, उसके हेल्प से वो अपनी इनडेफिनेट चीज़ को भी सीख जाएगा। तो डेफिनेट से इनडेफिनेट की ओर बढ़ेंगे हम। पहले जो निश्चित है उसे बच्चे को सिखा के फिर अनिश्चित जो बच्चा है वो चीज़ें भी सीख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। ये तो हम टीचिंग में जानते ही हैं। पहले आप बच्चे को हमेशा सिंपल चीज़ें सिखाएंगे। पहले से ही आप अगर उसके सामने कोई कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ उसके सामने रख देंगे तो बच्चा पहले ही डर जाएगा कि वो सोचेगा ये मुझसे होगा नहीं। लेकिन आप क्या करोगे, पहले चीज़ों की जो सिंपल थिंग्स है वो बच्चे को सिखाओ और उसके बाद उसे फिर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ाते जाइए, फिर उसकी जटिलता बढ़ाइए। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। देखिए, कॉन्क्रीट पहले हम बच्चों को मूर्त चीज़ें सिखाते हैं। जैसे एडिशन भी बच्चों को सिखाना होता है। छोटे बच्चों को जब एडिशन सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, डंडे बना कर सिखाते हैं। अगर 3+2 बच्चे को आपको सिखाना है, कैसे सिखाओगे, पहले 3 डंडे खींचो, 1 2 3, फिर उसके आगे 2 डंडे और बनाओ, 1 2। अब इनको सबको साथ में काउंट करो, 1 2 3 4 5, इससे तुम्हारा आंसर आया। ये आपने क्या सिखाया, कॉन्क्रीट मूर्त रूप से बच्चे को सिखाया। लेकिन जब बड़ा होता जाता है बच्चा, उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल एडिशन तो बच्चा एब्स्ट्रैक्टली अपने दिमाग में ही कर लेता है, अमूर्त रूप से कर लेता है। उसको इतना सब ये डंडे खींचने की, उंगलियों पे भी काउंट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही बता देगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होता है, बच्चों को कॉन्क्रीट लेवल पे सिखाना होता है, फिर आप उसे आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। हम पोएम्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चों को जब छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी में या फिर केजी वगैरह में पोएम सिखाई जाती है तो एक्शंस के साथ सिखाई जाती है। ठीक है, बच्चा जो है ऑब्जेक्ट से रिलेट करके उन चीज़ों को सीखता है। टीचर जो है डांस करके हैंड के मूवमेंट्स से कॉन्क्रीट रूप से बच्चे को वो पोएम लर्न करवाती है। और हायर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली पोएम्स होती हैं वो हायर लेवल पर होती है, जब बच्चे का जो बौद्धिक विकास है इतना हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्टली वो चीज़ों को दिमाग में ले सकता है। ठीक है, तब वहाँ पर हम बहुत जो कवियों की बहुत गहरी बातें होती हैं जिनको सिर्फ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्टली इमेजिन किया जा सकता है, वो हायर लेवल पर रखी जाती है। ठीक है, तो हम बढ़ते कैसे हैं, पहले मूर्त में आते हैं, फिर बाद में अमूर्त तक जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर। तो ये मैग्जिम आपका कहता है कि जो भी चीज़ आपको बच्चे को सिखानी है, डायरेक्टली उसको बस खाली बच्चे को सिम्बलाइज करके क्लास में मत सिखाइए।
उसको एक्चुअल में उसको आप फील करवाइए या फिर आप कह सकते हैं अनुभव करवाइए, ठीक है। जैसे हिल्स है, लेक्स है, इन सब का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझाना है, बच्चों को ट्रिप पे ले जाइए, रियल में बच्चे एक बार देख लेंगे। इसके बाद अगर आप उसे क्लासरूम में समझाएंगे भी तो वहाँ जब उसका रिप्रेजेंटेशन भी आप दिखा रहे हैं, सिम्बॉलिकली या पिक्चर में आप शो भी कर रहे हैं, तो भी बच्चा उसे कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे रियल में वो देख चुका है, वास्तव में देख चुका है वो। ऐसे आप सिंपल एग्जाम्पल आप साइंस के भी ले सकते हैं। केमिस्ट्री में आप कोई रिएक्शन सिखा रहे हैं, डायरेक्टली बस उसे ये मत सिखाइए कि भाई हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर BaCl2 + Na2SO4 डाल रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, BaSO4 मिल रहा है, ठीक है, साथ में हमें यहाँ NaCl मिल रहा है। आपने रिएक्शन लिख दी, ये वाइट कलर का मिलेगा, PPT बनेगा, बस खाली बोलेंगे क्लास में तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। क्या करो, पहले उसे लैब में ले जाकर ये सब चीज़ें दिखाइए। वास्तव में जब वो उस चीज़ को करेगा, हाँ भी टेस्ट ट्यूब में ये दोनों केमिकल्स डालने से मुझे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला था, कुछ सफ़ेद रंग का आया था वहाँ पर, तब वो समझ पाएगा कि हाँ किस चीज़ की बात हुई। फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में उसको इक्वेशन के फॉर्म में सिखाया तो बच्चा उसे रिलेट कर पाएगा, उसे ज़्यादा चीज़ें समझ पाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बच्चों को स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बताते हैं और उसके बाद आप उससे रिलेटेड जनरल रूल बताते हैं। जैसे हम ग्रामर में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ग्रामर में आप क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बच्चों को बताएंगे जो डे टू डे लाइफ में उन्होंने देख रखे हैं, ठीक है, या फिर सुन रखे हैं। ताजमहल, ठीक है, गंगा रिवर, और आपने कोई मॉन्यूमेंट बता दिया, रेड फोर्ट, ठीक है, आगरा सिटी, आपने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए और फिर बाद में आपने बताया कि ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। आपने एक जनरल रूल उसको बता दिया कि ये सब जिसमें हमारे नेम आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के, वो क्या चीज़ें हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। हिंदी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब पहले आप उसको जो विशिष्ट चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनके बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड फिर एक जनरल रूल बाद में बताएंगे, उसके बारे में एक सामान्य नियम देंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट्स, ठीक है, संपूर्ण से भाग की ओर। ये आया आपका कहाँ से है, ये आया है आपका गेस्टाल्टिज्म से, ठीक है, गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टवाद का है आपका, इनसाइड थ्योरी दी है इन्होंने, जिन्होंने होल को माना है ग्रेटर देन द पार्ट्स। उनका कहना है कि होल जो है वो सिर्फ पार्ट्स को जोड़कर नहीं बनता, वो उससे कहीं अधिक होता है। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी, इस चैनल पे ऑलरेडी ये थ्योरी मैंने कवर की हुई है, आप इस थ्योरी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो गेस्टाल्टिज्म में देखिए ये कहा जाता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। अगर आपको बच्चे को फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स बताने, पहले आप फ्लावर दिखाओ बच्चे को, ठीक है, पहले आपने फ्लावर दिखाया बच्चे को कि फ्लावर होता क्या है, उसके बाद आप उसके डिफरेंट पार्ट्स पे जाओ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, पेटल्स होती हैं, सेपल्स होती हैं, फिर एंड्रोशियम, जिनोशियम, उसके 3-4 पार्ट्स होते हैं। इसका मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर के अंदर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन पहले आपने क्या किया, आपने उसको एक संपूर्ण चीज़ होल बताया और उसके बाद आप उसके अलग अलग भागों पर गए। पेड़ का ही किस्सा ले लेते हैं, एक पेड़ ट्री के बारे में आपने बताया, उसके बाद आप उसके अलग अलग पार्ट्स को बता रहे हो, उसकी रूट है, उसका बार्क है, उसका तना है, उसकी लीव्स हैं, ठीक है, उसमें फ्रूट आएगा, ये सब उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए। तो फ्रॉम होल टू पार्ट से। नेक्स्ट है आपका मैगजीन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। जो भी टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पहले आप उसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुरूप बनाइए, ठीक है, बच्चे का साइकोलॉजिकल लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों के समझने लायक उसको बनाइए और फिर उसके आगे का जो तर्क है वो आप दीजिए, जो लॉजिक है फिर आप उसे समझाइए, ठीक है। मैं यहाँ भी क्या कर रही हूँ, किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है, पहले उसके लिए एग्जाम्पल भी ले रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम उसको आपको लॉजिकली बता रही हूँ कि एक्चुअली ये वाला मैगजीन है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक लेवल पर आपको जाकर बच्चे को पहले समझाना पड़ेगा, उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो लॉजिक है वो बच्चे को समझाना होगा। ये है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिक। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमनात्मक से निगमनात्मक। इंडक्शन जो है इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल या एग्जाम्पल टू रूल कह लीजिए, यानी उदाहरण से नियम की ओर। और जो डिडक्शन होता है वो इसका उल्टा होता है, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी सेम चीज़ हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ ग्रामर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी सेम ये चीज़ यूज़ होती है। पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके बच्चे को जनरल रूल बताए
और फिर उस जनरल रूल बताने के बाद भी तो आप उससे और एक्सरसाइजेस करवाएंगे, वो सब क्या होंगे, वो एग्जाम्पल्स होंगे उस रूल के। मतलब आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दिया, आपने पहले एग्जाम दिए, आपने बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स बताए बच्चे को कि ये किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन होती है, आपने नियम बता दिया। अब उसके ऊपर बेस्ड अगर आप एक्सरसाइज करा रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, जो भी आपके नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से आप प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करो। तो ये क्या हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है। पहले आप एग्जाम्पल टू रूल गए और फिर आप रूल से फिर आगे एग्जाम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है आगमनात्मक से निगमनात्मक। और 10th है आपका एम्पेरिकल टू रैशनल, अनुभव से तर्क संगत। तो जो भी चीज़ आपको बच्चे को सिखानी है, पहले आप उसका अनुभव बच्चे को करवाइए और उसके बाद करवाइए, या फिर आप उसके अनुभव से जोड़कर उसे बताइए और फिर उसके पीछे का तर्क दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल इवापोरेशन का ले लेते हैं, ठीक है, आप डे टू डे एग्जाम्पल जो है बच्चों ने अपने रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए होंगे उनको बताइए, उनको आधार बनाइए। भैया आप बच्चों से कह सकते हैं कि जब गर्मी में तुम्हें पसीना आता है, तुम पंखे के नीचे बैठते हो तो पसीना सूखता है तो तुम्हें ठंडक फील होती है, या जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है अगर उसको हाथ पे रखोगे, हाथ पे से जब वो उड़ता है तो आपको ठंडक फील होती है। इस तरह के एग्जाम, मटके में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। आपने बच्चे को अनुभव वाली चीज़ें बताई कि जो उसने डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी सीख रखी है। अब उसके बेसिस पे आप उसको पीछे तर्क दीजिए, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से जो प्रभाव होता है वो होता है ठंडक, शीतलता आती है, जिस भी चीज़ के वो कांटेक्ट में होगा उसे ठंडा कर देगा। तो यहाँ आपने तर्क दिया उसके पीछे का। तो पहले जो है बच्चों के अनुभव आपने रिकॉल करवाने हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उनको प्रयोगशाला में ले जाकर नए आपके एक्सपीरियंस आप करवा भी सकते हैं, और उसके पीछे बाद में जो आपका लॉजिक है उसको आप एक्सप्लेन करिए। और लास्ट जो हमारा मैक्सिम आता है वो आता है आपका एनालिसिस से सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण। तो विश्लेषण से संश्लेषण जो है, पहले एनालिसिस को समझ लेते हैं। एनालिसिस मतलब क्या है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसके अलग अलग पार्ट्स कर लिए, मतलब अलग अलग पार्ट्स को आपने समझा कि कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस। आपने क्या विश्लेषण किया इसका। संश्लेषण क्या होता है, आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं, और आपने उन सबको मिलाकर, ठीक है, एक समस्या का समाधान निकाला, वो हो गया आपका संश्लेषण, ठीक है, वो आपका सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आपने एक मशीन है, आपको एक मशीन दिखाई गई है, उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स को खोल के फिर आपने उसमें से सीखा, तो वो हो जाएगा विश्लेषण यानी एनालिसिस। और मान लो आपके टीचर ने कहा भाई इसमें एक ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम कुछ इसमें सुधार कर सकते हो, आपने अलग अलग पार्ट्स को समझा, देखा, आपको समझ में आ गया, आपने कहा अगर ये चेंज मैं कर दूँ तो ठीक हो जाएगा, फिर आपने उन सारे पार्ट्स को ठीक करके असेंबल किया फिर से, वो हो जाएगा आपका संश्लेषण, वो हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है। पार्ट्स को असेंबल कर लिया, एक मशीन बना दी, वो सिंथेसिस में आ गया। तो एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर हम जाते हैं इस मैगज़ीन के अकॉर्डिंग। तो ये है आपके शिक्षण के सूत्र। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।